देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग गुडविल पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये क्वेश्चन जो है, मैंने बोला था होमवर्क देंगे बट भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं, हम करवा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो है उसमें हम लोग वो वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पेन को क्या हो गया पेन? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, wise, clever and dull where trading in partnership sharing profit and losses 4:3:3 respectively, ठीक है, मतलब तीन पार्टनर है, नाम है वाइज, क्लेवर और डल, ठीक है, तीनों पार्टनर का नाम है, ये लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:3:3। द अकाउंट ऑफ द फर्म आर मेड अप टू 31 दिसंबर एवरी ईयर, जो अकाउंट बनता है वो 31 दिसंबर एवरी ईयर, इनका अकाउंट जो है वो बनता है, मतलब इनका ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर एवरी ईयर। पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर आलिया दैट, मतलब पार्टनरशिप में जो भी डिटेल्स बताए गए हैं उसमें क्या क्या है, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत सारा चीज दिया हुआ है, हम पढ़ के फिर से बताते धीरे धीरे। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, 3 years परचेज ऑफ एवरेज करना है प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 years, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो तीन यहाँ पर लेना है, हमें क्वेश्चन में बता दिया है, और प्रॉफिट का एवरेज भी 3 साल का ही होना चाहिए। अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब कहाँ तक का एवरेज लेना है, जिस दिन डेथ हुआ है वहां से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का 3 year लेना है हमें, ठीक है, अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन डेथ हुआ है उस दिन से उस दिन तक का 3 year का प्रॉफिट हमें लेना है। उस दिन तक का 3 year का प्रॉफिट हमें लेना है, लेकिन क्या करना है, प्रॉफिट से क्या डिडक्ट करना है, इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो पार्टनर लोगों को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा ऐसा बोला हुआ था, तो ये खर्चा होता है बिजनेस के रेस्पेक्ट से देखो, पार्टनरशिप फर्म के रेस्पेक्ट से देखो, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा फर्म को, एंड ए फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर को फेयर रेम्यूनरेशन मिलेगा। द प्रॉफिट आर एज्यूम टू बी अर्नड इवनली थ्रू आउट द ईयर, हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रॉफिट जो है वो हर साल एक ही जैसा है, ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ के, यहाँ पर तो इतना कुछ बोला गया है। ऑन 30 जून वाइज डाइड, ये देखो डेथ हुआ है एक पार्टनर का, वाइज जो है इनका डेथ हो गया है, कब हुआ है, 30 जून 2019 को डेथ हुआ है, ठीक है। It was agreed on his death to adjust goodwill in the capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet। बोल रहा है कि बैलेंस शीट में गुडविल का अपियर नहीं करवाना है, वो तो हमें पहले से ही पता है नहीं करना है, एस इस पे हमें रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, अगर हम लोग परचेस करते किसी से गुडविल तभी सिर्फ हम लोग अपियर करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते, ठीक है। तो गुडविल हम लोग वैल्यू करेंगे, क्योंकि वाइस का डेथ हो गया है तो उनको उनके गुडविल का शेयर मिलना चाहिए, अब उनको तो नहीं मिलेगा, उनके लीगल हेयर्स जो है उनको मिलेंगे, और ये जो गुडविल का एडजस्टमेंट होगा वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से होगा, पार्टनर लोगों के कैपिटल अकाउंट के थ्रू से, बैलेंस शीट में गुडविल को नहीं अपियर करवाना है, और गुडविल का जो सॉरी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 30 जून। इट वॉज एग्रीड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए क्या एग्री हुआ है, दैट द फेयर रेम्यूनरेशन फॉर वर्क डन बाय ईच पार्टनर वुड बी 15,000 पर एनम, यहाँ पर एक फेयर रेम्यूनरेशन का बात किया गया था, ठीक है, फेयर रेम्यूनरेशन हर पार्टनर को दिया जाएगा, बट अमाउंट नहीं बताया था, अब अमाउंट नहीं बताएगा तो फेयर रेम्यूनरेशन क्या होता है, फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब जो जस्टिफाइबल है, बट अमाउंट नहीं बताया था, ऊपर ये देखो नीचे बता दिया 15,000 पर एनम, एंड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 1,56,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है सबका मिला के 1,56,000। क्लेवर एंड डल वेयर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप, वाइज का तो डेथ हो गया, बाकी ये दो पार्टनर जो है
ये अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं और प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं इक्वली आफ्टर द डेथ ऑफ वाइफ। द फॉलोइंग वेयर द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट अर्लियर ईयर्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इंटरेस्ट जो कैपिटल एम्प्लॉयड पे मिलने वाला है वो पे किए बिना ये प्रॉफिट दिख रहा है तो वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। पहले गुडविल का कैलकुलेशन करो एंड सो द एडजस्टमेंट देयर ऑफ ऑन द इन द बुक्स ऑफ द फर्म के बुक्स में फिर उसका एडजस्टमेंट हमें शो करना है। तो सबसे पहला टास्क जो है हमें करना है दैट इज गुडविल का वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पर कौन सा मेथड दिया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया हुआ है। तो हम लोग का गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा। तो पहले ये देखेंगे कि एवरेज कितने साल का प्रॉफिट करना है, 3 साल का करना है। ठीक है, लेकिन अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का करना है हम लोगों को। ठीक है, तो अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का अगर हमें करना है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कितने कितने टाइम पीरियड का हम लोग जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। तो डेथ हुआ है 30 जून 2019। ठीक है, 30 जून 2019 में डेथ हुआ है तो इसके पहले का हमें इसके जस्ट बिफोर 3 इयर्स का हम लोगों को लेना पड़ेगा प्रॉफिट जिसका हम लोग एवरेज करेंगे। ठीक है, तो ईयर अगर 30 जून को एंड होता है, 30 जून 2019, सॉरी ईयर एंड बोल रहे, 30 जून 2019 का डेथ हुआ है जबकि इनका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर एवरी ईयर। लेकिन हम लोगों को कब तक का लेना है, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रॉफिट देखो यहाँ पर बोल रहा है 3 इयर्स अप टू द डेट, मतलब 30 जून 2019 तक का यहाँ तक 3 साल जैसे बनेगा उसका हमें प्रॉफिट का एवरेज करना है। हम फिर से एक बार बताते हैं, प्रॉफिट का कब तक का प्रॉफिट लेना पड़ेगा बोला गया। ये सब कब का प्रॉफिट है, ये सब 31 दिसंबर एंड जब फाइनल अकाउंट्स बना था तब का प्रॉफिट दिखा रहा है। बट हमें 31 दिसंबर का लेने से नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हमें क्लियरली बता दिया है कि जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो होगा अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पर 30 जून 2019 में अगर किसी का डेथ हुआ है इसके जस्ट पहले कब 1 साल कंप्लीट होगा उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जून ये हो जाएगा 31 जुलाई 2018 को होगा इसके पहले वाला। ठीक है, इसके पहले भी उसी तरह से होगा 2017 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2016 हो जाएगा। ठीक है, 16 17 17 18 18 19 इस तरह से 3 साल कंप्लीट होगा। हमें इस तरह से प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको एक बार फिर से दिखा देते हैं, यहाँ पर क्लियरली समझा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहले हेडिंग करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। अच्छा, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कब तक का कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडिंग 30 जून 2019, 30 जून 2019। अच्छा, तो अगर 19 तक का 3 साल का हमें प्रॉफिट लेना, अगर हमें ऐसे नहीं बोलता कि अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब जिस दिन डेथ हुआ है वहां तक 3 साल हमें काउंट करना है। ठीक है, तो अगर हमें ये नहीं बोलता तो हम लोग सीधा सीधा 3 साल ले सकते थे जैसे भी हमें बोला जाता, मतलब 16 17 18 या फिर 19 18 17। हमें ऐसा नहीं बोला, हमें बोला है जिस दिन डेथ हो गया है 30 जून 2019 उसके पहले 3 साल काउंट करो। तो अगर 30 जून हम लोग ईयर एंड करते हैं, मतलब अगर हम लोग ये मानते हैं कि इसके पहले का हमें ईयर एंड ढूंढना है तो 30 जून अगर है, जैसे कि आज कितना तारीख है, आज है 10 जून। ठीक है, 10 जून 2022 है, तो यहां से 1 साल आगे जाना है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा, कौन सा तारीख हो जाएगा, 9 जुलाई 2021 हो जाएगा। ठीक है, 9 या 10 एक बार मान लो, तो 10 मतलब जुलाई देखो ना, 10 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून तक, जुलाई टू जून जो है, जैसे मार्च टू अप्रैल एक साल होता है, 1 ईयर होता है, वैसे जून टू जुलाई या जुलाई टू जून जो भी बोलो ये 1 साल हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसीलिए काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किस तरह से काउंटिंग होगा देखो,
अब लेकिन प्रॉफिट हम लोगों को दिसंबर के हिसाब से दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं 30 जून 2019 एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स एंडिंग 30 जून। ये 2019 नहीं लिखते, इसको लिखते एक बार 30 जून में ईयर एंड होना चाहिए, ठीक है। और ये लिख देते बिफोर डेथ, डेथ के पहले कितने सारे जून हम लोग के यहाँ पर इंक्लूड होंगे। देखो अगर ईयर एंड होता है, ईयर एंडिंग 30 जून 2017, ठीक है। 30 जून 2017 में अगर ईयर एंड होता है, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो ये सब जो प्रॉफिट दे रखा है ना, ये दे रखा है 16, 17, 18, 19 इस तरह से प्रॉफिट दे रखा है। ये 16 कब का है, 31 दिसंबर 2016, क्योंकि इनके फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से दे रखा है जो कि 31 दिसंबर को क्लोज होता है। तो ये 31 दिसंबर 2016 का प्रॉफिट हमें बता रखा है 67,200, बट हमें दिसंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें लेना है जून से आगे तक का प्रॉफिट लेना है, ठीक है, जून से आगे तक का। तो हमें कितने कितने ईयर लेने पड़ेंगे उसका अगर हम लोग काउंट करें तो ये देखो, अगर उसका हम काउंटिंग फिर से एक बार दिखा देते, ये देखो अगर यहाँ पर एंड वाला होगा 30 जून 2019, ठीक है, तो इसके आगे आ जाएगा 2018, इसके आगे आ जाएगा 2017 और इसके आगे आ जाएगा 2016। 18 टू 19 1 ईयर, 17 टू 18 1 ईयर और 16 टू 17 1 ईयर, मतलब 1 2 3 ये वाला नहीं चाहिए। इस तरह से कैलकुलेशन होगा, मतलब 16 17 17 18 18 19, ठीक है। तो हमें 16 17 का प्रॉफिट देखना पड़ेगा, 16 टू 17 का। और यहाँ पर डेट कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगा, ये 30 जून हो जाएगा, ये 30 जून हो जाएगा, ईयर एंड 30 जून हो जाएगा, ठीक है। 30 जून 2019, सॉरी 18 17, 18 17 17 हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम समझा देते हैं और एक बार ये देखो 30 जून 2019, इसके आगे एक साल अगर काउंट करेंगे तो 30 जून तो नहीं होगा, इसको जुलाई लेना पड़ेगा 2018, ठीक है। जस्ट जैसे कि मार्च टू अप्रैल टू मार्च होता है ना, उसी तरह से अप्रैल टू मार्च, उसी तरह से अगर ईयर एंड जून होगा तो उसका स्टार्टिंग जुलाई से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, फर्स्ट ऑफ जुलाई होगा। अच्छा ये देखो फर्स्ट ऑफ जुलाई होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ जुलाई यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ जुलाई से लेके ये हो गया, यहाँ पर हो गया फर्स्ट ऑफ 17 हो जाएगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को लेना है। लेकिन हम लोगों के पास 2016, मतलब 2016 का हमें कितना प्रॉफिट लेना पड़ेगा, 2016 का हमें जुलाई से लेना पड़ेगा, ठीक है, जुलाई से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2016 का जुलाई से प्रॉफिट लेंगे और ये एक साल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 का आधा प्रॉफिट 17 का आधा प्रॉफिट लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो ईयर बना हुआ है ये 16 का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर 16 का जुलाई से, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पर दिसंबर कंप्लीट होता है 16 का, उसके बाद बाकी 17 का 6 मंथ्स आ रहा है, इसी तरह से 6 मंथ्स मिला के 12 मंथ्स हो रहा है, मतलब आधा आधा लेना पड़ेगा, आधा आधा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पैटर्न में बनेगा। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर ईयर एंडिंग होता है 2017 में, ये ड्रॉ देखो, अगर ईयर एंडिंग 2017 में होता है हमें 2 साल का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, आधा 16 का और आधा 17 का लेना पड़ेगा, ठीक है, आधा 16 का आधा 17 का लेना पड़ेगा। तो इस तरह से दिखाएंगे, ये देखो हाफ ऑफ 2016 प्रॉफिट और हाफ ऑफ 2017 प्रॉफिट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों को जो प्रॉफिट गिवन है ना वो 2016 का जो है वो जैन टू दिसंबर का है, ठीक है। हम लोगों के पास जो 2016 से लेके, आप देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, 16 17 18 19 इस तरह से प्रॉफिट गिवन है। ये देखो हम ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम फिर से बता देते हैं। 67,200 ये 2016 का प्रॉफिट है पूरा। ये 2017 का देखते हैं कितना है, 2018 का
का देखते हैं कितना है, 2019 का देखते हैं कितना है, 17 का है 75,600 और 18 का है 72,000 और 19 का है 62,400। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये क्या है, जैन टू दिसंबर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो स्लैश दे दिया, ये दिसंबर एंड यानी जैन शुरू, जैन टू दिसंबर, फिर जैन टू दिसंबर, फिर जैन टू दिसंबर। बट हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए जून टू जुलाई। ठीक है, ये जून टू जुलाई वाला हमें डेटा चाहिए। फिर यहाँ पर जून स्टार्ट होगा, जून टू जुलाई वाला हमें डेटा चाहिए। फिर जून स्टार्ट होगा, जून से जुलाई तक का डेटा चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है 3 साल का प्रॉफिट को एवरेज करना है। लेकिन ऐसे 3 साल नहीं ले सकते जैसे फाइनल अकाउंट्स बना है इनका 31 दिसंबर का। हमें 3 साल कैसे काउंट करना है, जिस दिन डेथ हो गया है वाइस का उस दिन से लेके 3 साल जाना है। तो अगर किसी का डेथ 30 जून को हुआ है तो उसके आगे कितने दिन जाने से 1 साल होगा, जून में डेथ हुआ है एंड में, तो जुलाई के फर्स्ट से काउंट करके देख सकते हो, 1 तारीख जुलाई से लेके 30 जून तक हो जाता है 1 साल। ठीक है, ये 1 साल हो गया। अब अगर हम लोग को प्रॉफिट देखना है तो कैसे देखो, 2016 का 1 जुलाई से हमें प्रॉफिट लेना है, तो 2016 का जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का प्रॉफिट लेंगे, यानी यहाँ तक का, जुलाई से लेके दिसंबर तक का, बाकी यहाँ का लेंगे। मतलब इनका ईयर अब कैसे बनेगा, इनका ईयर कुछ इस तरह से बन रहा है, ये देखो, ये आधा आधा, ये बीच बीच वाला इनका ईयर बन जाएगा, जिसका एवरेज हमें करने बोला है। ठीक है, अब हम लोग आधा जो करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले ही बता दिया था कि हम लोग का जो प्रॉफिट है वो इवनली थ्रू आउट द ईयर माना गया है। ये देखो, द प्रॉफिट्स आर एज्यूम टू बी अर्नड इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये 67,200 जो पूरे साल भर का है ये इवनली है, मतलब हर एक मंथ में एक ही जैसा प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग आराम से इसका आधा आधा कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ 2016 67,200 का आधा ले लेंगे। ठीक है, आधा इसीलिए क्योंकि 6 मंथ्स हो रहा है, और 75,600 का आधा ले लेंगे। ठीक है, तो ये आधा प्रॉफिट जितना होगा यही हम लोगों का 1 साल का प्रॉफिट बनेगा, जो ईयर एंड होगा 30 जून 2017 में। तो 67,200 डिवाइडेड बाय 2 यानी 33,600, 75,600 डिवाइडेड बाय 2 37,800, तो टोटल करने पे 71,400। ठीक है, ये हो गया 1 साल का। इसी तरह से हमें दूसरे साल का भी निकालना है, तो हम लोगों ने 2017 एंड का निकाल लिया, मतलब जून टू जुलाई 2016 टू 17, अब 17 टू 18 निकालेंगे। ठीक है, मतलब ईयर एंड होगा 30 जून 2018, तब कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, यहाँ पर लिखेंगे ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2018। ठीक है, जैसे 17 में हुआ वैसे अगर 18 में एंड होता तो कौन कौन सा हाफ ऑफ 2017 प्रॉफिट लेना पड़ता और हाफ ऑफ 2018 प्रॉफिट। ठीक है, आधा लेना पड़ेगा 17 का प्रॉफिट, आधा लेना पड़ेगा 18 का प्रॉफिट। तो 17 का प्रॉफिट है 75,600, यहां से देख के लिख सकते हो, उसका आधा हो जाता है 37,800, और 18 का जो प्रॉफिट है, 18 का प्रॉफिट है 72,000, उसका आधा लेना पड़ेगा 72,000 इंटू 1/2 36,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 36,000 प्लस 37,800, 73,800। ठीक है, और नेक्स्ट और 1 साल का, ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2019 जो डेथ डेट है। ठीक है, हाफ यहाँ पर आ जाएगा, हाफ ऑफ 2018 का प्रॉफिट और हाफ ऑफ 2019 का प्रॉफिट। ठीक है, 18 का हो गया 72,000 इंटू 1/2, 19 का हो जाएगा, 19 का कितना है 62,400 इंटू हाफ, तो 72,000 का हाफ 36,000, 62,400 का हाफ 31,200। ठीक है, तो ये हो गया 207 और ये 67,200। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना होता है, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर 71,400, 71,400 प्लस 73,800 प्लस
7,200, तो ये हो गया 2,12,400, 2,12,400। अब हम लोगों को एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए किया था, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 3, ये जो है 3 साल का है, डिवाइडेड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग ये जो अमाउंट आया है 2,12,400 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, तो 70,800 एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एडजस्टमेंट्स जो है वो करने पड़ेंगे। पहला एडजस्टमेंट है कि इन लोगों ने क्या चार्ज नहीं किया है, देखो इन लोगों ने इंटरेस्ट जो है वो माइनस नहीं किया, रेमुनरेशन माइनस नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों हमें चार्ज करना पड़ेगा। लेस करेंगे पार्टनर्स रेमुनरेशन, लेस कर देंगे पार्टनर्स रेमुनरेशन, रेमुनरेशन कितना है, पार्टनर्स का रेमुनरेशन था 15,000 पर एनम एक पार्टनर का, तो 3 पार्टनर थे तो 15,000 करके एक एक पार्टनर का, 3 पार्टनर का 45,000 पूरे साल में पेमेंट करना था, जो नहीं किया तो ये प्रॉफिट उतना ज्यादा दिख रहा है। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 8%, जो कि पेमेंट नहीं किया गया है, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। और कितना है 1,56,000 कैपिटल, 1,56,000, तो 1,56,000 इंटू 8%, 12,480, तो माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट एडजस्टेड, ये हो गया एडजस्टेड, एडजस्ट कर दिया हम लोगों ने, एडजस्टेड एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। ट्वेल्व 12,480 माइनस हो जाएगा और 45,000 माइनस हो जाएगा 70,800 से, 13,320 आ गया, ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेट करना है, तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 13,320 इंटू 3, 39,960, ये हो गया गुडविल का वैल्यू, ठीक है। अब वाइस का डेथ हो गया है तो इनको इनके गुडविल का पोर्शन मिल जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं वाइस शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। शेयर ऑफ गुडविल, हमेशा गुडविल का शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही बनता है, 39,960 गुडविल का वैल्यू इनटू वाइस का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, ये देखो वाइस पहला वाला मतलब 4 डिवाइडेड बाई 10 होना चाहिए, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,984, 15,984 हो गया, ठीक है। अब हम लोग एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे कि कैसे गुडविल का वैल्यू पे किया जाएगा। तो देखो वाइस को मिल जाएगा, वाइसेस कैपिटल लिख देंगे, इनके कैपिटल में गुडविल का वैल्यू चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, उनको कितना मिलेगा, इनको 15,984 मिलेगा, ये हमें पता है। देगा कौन, कोई भी पार्टनर वो पार्टनर दे, कोई भी बोल रहे सॉरी, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर में से वो पार्टनर देंगे जिनका सैक्रिफाइस हो रहा है, ठीक है, सॉरी जिनका गेन हो रहा है वो देंगे, वो कंपेंसेट करेंगे। तो चेक करेंगे किनका गेन हो रहा है, किनका सैक्रिफाइस, उसके लिए हम लोग रेशियोज चेक करेंगे। तो पार्टनर कौन है, वाइस है, क्लेवर है और डल है, ठीक है। ओल्ड रेशियो इनका कितना है 4/10, 4:3:3 था, यानी 3/10, 3/10। और नया रेशियो वाइस के डेथ के बाद इन इन लोगों ने इक्वली मान लिया, इक्वली ये लोग शेयर करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंसेस चेक करेंगे, तो वाइस का क्या है 4/10 पहले था, अभी कुछ नहीं मिलेगा, तो मतलब इसका कुछ भी नहीं करके दिखाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। इसका तो डिफरेंसेस क्या होगा, ये तो बिजनेस में आगे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसका एलसीएम 10 हो गया, यहाँ पर 5, तो -2/10, इसका मतलब ये फिगर ज्यादा है, ठीक है। तो अभी कितना मिल रहा है, गेन हुआ है 2/10 का गेन हुआ है। और इनका देखते 3/10 -1/2, सेम होगा, सेम डिजिट्स है, सेम डिजिट्स है, तो सेम आंसर होगा, 2/10 का गेन हो गया, ठीक है। 2/10 गेन उतना ही होगा जितना ये छोड़ के जा रहे हैं, ये 4/10 छोड़ के जा रहे हैं, देखो ये 4/10 ही होता है दोनों का टोटल करने से, यानी 2/10 के हिसाब से दोनों को कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लेवर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट और डल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना देना पड़ेगा 2/10, मतलब गेनिंग रेशियो कितना है 2:2, यानी 2/10 यानी 2:2 यानी 1:1 बोल सकते हैं, आधा आधा देना पड़ेगा। तो 15,984 का आधा यानी 7,992, 7,992 इतना अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अगर ज्यादा नहीं लिखना चाहते हैं तो जस्ट इतना लिखने से भी होगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसमें ये अलग सिर्फ एक ही पॉइंट पे था, दैट इज कि हम लोगों को जो एवरेज प्रॉफिट 3 साल का निकालने बोला है वो लगातार कुछ ऐसा नहीं बोला है कि 2019 से लेके 3 साल, तो फिर हम लोग 19, 18, 17 डायरेक्ट ले सकते थे, या फिर 16 से लेके लगातार 3 साल तो ले सकते थे, ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट बोला है। ईयर कैसे काउंट करना है, जिस दिन पार्टनर का डेथ हो गया है, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन पार्टनर का डेथ हो गया है उसके आगे से 3 साल हमें काउंट करना है। ठीक है, तो जून में पार्टनर का डेथ हुआ है, जून के एंड में, तो अगर जून का एंड मेरा 1 साल का एंड मानेंगे तो उस साल का शुरुआत जुलाई में होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से जून टू जुलाई करके 3 साल बनेगा। ठीक है, ये कैसे बन रहा है, जून टू जुलाई करके 3 साल बन रहा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रखा है जून टू जुलाई करके। ठीक है, अब जून टू जुलाई, लेकिन हम लोग का ईयर एंड तो बना है जैन टू दिसंबर, तो हम लोगों को जब यहाँ पर ईयर के हिसाब से प्रॉफिट लेना पड़ेगा तो देख सकते हो 16 का 6 मंथ्स का प्रॉफिट लेना पड़ा, जुलाई से लेके दिसंबर तक, उसके बाद फिर 1 जैन से लेके जून तक का, हमें 30 जून तक का 2017 का प्रॉफिट लेना पड़ा। इसीलिए यहाँ पर जब हम लोगों ने काउंट किया तो इससे आधा लिया, इससे आधा लिया, देख सकते हो 67,200 से आधा, 75,600 से आधा, इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर अगर कुछ मतलब समझने वाला डिफिकल्टीज था तो यही वाला पॉइंट था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो पूरा कंप्लीशन हम लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आज नया जो स्टार्ट करेंगे, दैट इज मतलब दूसरा पॉइंट जो स्टार्ट करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, एडमिशन कैसे होता है, तो यहाँ पर देखो एडमिशन होने पे हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वो यहाँ डिटेल्स में दे रखा है। हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखना पड़ेगा जिसका और एक नाम भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये बताएंगे क्या होता है। रिवैल्यूएशन का नाम सुन के ऐसे लगेगा, देखो रिवैल्यूएशन इस तरह से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, मतलब वैल्यूएशन जिस चीज का है उसको फिर से वैल्यूएशन करने को बोला जाता है रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, उसको फिर से वैल्यू किया जाता है। ठीक है, अब क्यों किया जाता है वो सब डिटेल्स में भी आगे पढ़ेंगे। तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें सीखना पड़ेगा, इतना समझ में आता है। नेक्स्ट इधर से अगर रीड करते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ये देखो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल एडजस्ट करना पड़ेगा, और जो इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल का बेनिफिट उनको मिलेगा तो उनको गुडविल का शेयर लाना पड़ेगा, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या करेंगे, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट अपने अंदर कर लेंगे। ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, ये हमें पता है, ये हम लोग का हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन, जब हम लोग एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे उससे अगर हमें कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, कैसे होगा, जैसे मान लो एक बिल्डिंग था 1 लाख का, हम लोगों ने उसको रिवैल्यू किया 1,20,000, तो 20,000 वैल्यू बढ़ा दिया, तो इससे जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर लोगों को मिलेगा। किनको मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, क्योंकि उन्होंने ही रिवैल्यूएशन किया है, क्योंकि वो किसी और को एडमिशन लेना चाहते हैं। तो प्रॉफिट किनको मिलेगा, उनको मिलेगा जो ऑलरेडी है बिजनेस में। और अगर लॉस होता है, मान लो 1 लाख का बिल्डिंग है, हम लोगों ने 90,000 वैल्यू किया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो रिवैल्यूएशन का लॉस जो है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रिवैल्यूएशन से वो ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर को। कैसे, कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, उनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें। किसी भी तरह का रिजर्व अगर रहता है बैलेंस शीट में तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू से। ये मेन जीस्ट है। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ोगे तो ये जीस्ट है। अब इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, देखो क्या बोल रहा है, न्यू पार्टनर्स आर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था पार्टनरशिप का जरूरत क्यों है, क्योंकि एक से भले दो। ठीक है, अगर ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स हमें मिलेगा, ज्यादा स्किल्ड लोग हमें मिलेंगे, आइडियाज हमारे पास आएंगे, कैपिटल बढ़ेगा तो बिजनेस ज्यादा
डेवलप हो सकता है, इसीलिए न्यू पार्टनर को लेना चाहिए। ठीक है, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड आइदर फॉर इंक्रीजिंग द पार्टनरशिप कैपिटल, क्यों ले रहे हैं, हो सकता है कि नए पार्टनर को लेने पे हमारा कैपिटल बढ़ रहा है, और स्ट्रेंथनिंग द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, या फिर हो सकता है हमारे फर्म का मैनेजमेंट जो है वो इंप्रूव होगा। अब पार्टनर जो ले रहे हैं जिनको एडमिशन, उनका क्या स्किल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा फर्म का क्या बेनिफिट होगा, लेकिन बेनिफिट तो होता है तभी लिया जाता है। व्हेन ए न्यू पार्टनर जॉइन्स ए फर्म, अगर कोई नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है, इट इज डिजायरेबल टू ब्रिंग ऑल एप्रिसिएशन और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इनटू अकाउंट एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले 4 पॉइंट पढ़ा कि एडमिशन होने पे क्या होगा, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करेगा तो ये डिजायरेबल होता है कि सारे ब्रिंग ऑल एप्रिसिएशन और रिडक्शन, एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज करना, रिडक्शन मतलब कम कर देना, रिड्यूस कर देना, क्या चीज, एसेट इनटू अकाउंट्स एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। जिस दिन एडमिशन होगा उस दिन सारे एसेट्स का वैल्यू या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। ठीक है, सिमिलरली इफ द बुक कंटेन्स एनी लाइबिलिटी, या इसी तरह से अगर हमारे पास लाइबिलिटी भी, ऑब्वियसली एसेट है तो लाइबिलिटी तो रहेगा ही, तो लाइबिलिटी भी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है यानी बैलेंस शीट में है, विच हैज नॉट बीन पेड, और इफ बुक do not contain a liability which has to be paid, suitable entry should be passed। बोल रहा है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई लाइबिलिटी है जो हम लोगों ने पे नहीं किया, जैसे मान लो किसी तरह का आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब क्या, हमें पे करना था, हम लोगों ने नहीं पे किया, तभी तो खर्चा लाइबिलिटी में बदल गया। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है, या फिर इफ द बुक्स डू नॉट कंटेन ए लाइबिलिटी व्हिच हैज टू बी पेड, या फिर बुक्स में उस लाइबिलिटी का हम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं है जो हमें पे करना था, ठीक है, तो वो सबका एंट्री हमें पास करना पड़ेगा। द पर्पस ऑफ सच एंट्रीज इज टू मेक एन अपडेटेड बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग का जो बैलेंस शीट है वो अपडेट हो जाए, उसमें कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन जो है मिसिंग ना रहे। कब करना है, जिस दिन एडमिशन होगा। ऑल्सो ऑल द प्रॉफिट हैव एक्रूड बट नॉट येट ब्रॉट इनटू बुक्स, and similarly all losses which have occurred but not recorded should now be brought into the book so that capital account of the old partner reflect the proper figure। बोल रहा है कि कोई भी अगर प्रॉफिट एक्रू मतलब क्या, ड्यू हुआ है बट अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट ड्यू हो चुका है बट अभी तक मिला नहीं है, जैसे मान लो सैलरी किसी का ड्यू हुआ है बट अभी तक पैसा नहीं मिला है, उसी तरह से प्रॉफिट ड्यू हुआ है बट नहीं मिला है, या फिर किसी तरह का लॉस ऑकर्ड होगा बट रिकॉर्ड नहीं हुआ है अभी तक, वो सारी चीजों को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि पार्टनर्स, क्योंकि प्रॉफिट क्या होगा, पार्टनर लोग अपने अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस भी होगा तो अपने अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि पार्टनरशिप डीड में, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट में लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में कुछ बताया हुआ नहीं होता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट अगर पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होता है तो लॉस भी उसी तरह से शेयर होगा। ये सारे चीजों को कंप्लीट कर लेना है। एज अ रिजल्ट ऑफ पासिंग ऑफ सच एंट्रीज एनी सब्सिक्वेंट प्रॉफिट और लॉसेस विल ऑटोमेटिकली शेयर्ड बाय द इनकमिंग पार्टनर अलोंग विद द ओल्ड पार्टनर। इससे क्या होगा, ये सारे एंट्री पास करने से अगर इसके बाद किसी तरह का प्रॉफिट या लॉस होगा, वो ऑटोमेटिकली इनकमिंग पार्टनर जो है वो ओल्ड शेयर्ड बाय इनकमिंग पार्टनर अलोंग विद द ओल्ड पार्टनर। इसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो नए पार्टनर है उनके साथ भी। तो पुराना जो भी हिसाब किताब है, बात इतना है कि नया पार्टनर एडमिशन होने के पहले पुराना जो भी हिसाब किताब है वो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं पे हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है तो उसे रिकॉर्ड करो, कोई लाइबिलिटी ऑकर्ड हुआ है बट उसका रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करो, लाइबिलिटी जो रिकॉर्डेड नहीं हुआ है उसको रिकॉर्ड करो, जो पे करना पड़ेगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट अनरिकॉर्डेड हालत में है तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई लॉस है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और अगर कोई एसेट्स का वैल्यूएशन हमारा कम या ज्यादा हो रहा है तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी असेस्ड, ये तो हम लोगों ने डिटेल्स में पहले चैप्टर में पढ़ लिया कि गुडविल को भी हम लोग वैल्यू करेंगे और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, और गुडविल का जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, जो इनकमिंग पार्टनर आएंगे उनको जितना प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा बिजनेस में उतने हिस्से का गुडविल उन्हें लाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो पैसा ओल्ड पार्टनर अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर कैश में लाएंगे तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है, और अगर हम लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करो, देन हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। एसेट को रीवैल्यू किया जाता है, मतलब एसेट का वैल्यू कम या ज्यादा किया जाता है, और लायबिलिटी को फिर से चेक किया जाता है। रीअसेस्ड मतलब कहीं कोई लायबिलिटी छूटा हुआ तो नहीं है, हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया या पे नहीं किया।
रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसी को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाता है। इसको ओपन किया जाता है किस वजह से? एसेट का रिवैल्यूएशन की वजह से और लाइबिलिटी के रीअसेस्ट की वजह से। जो अकाउंट ओपन होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिवैल्यूएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद ऑल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन द लाइबिलिटी एंड क्रेडिट विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ये पूरा गोल्डन रूल बताया है कि अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट को डेबिट करो, क्योंकि जब भी एसेट हम लोग खरीदते हैं तो एसेट को डेबिट करते हैं। मान लो एक 1 लाख का बिल्डिंग था, ठीक है। अब इस बिल्डिंग का वैल्यू, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि 1,20,000 हो रहा है, तो 20,000 का एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट होगा, तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, लेकिन खरीद के नहीं बढ़ रहा है, उसी एसेट के वैल्यू को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो खरीदने से तो टू कैश होता है, या टू बैंक होगा या टू क्रेडिटर होगा, लेकिन अगर हम लोग खरीद नहीं रहे हैं तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने उसका क्या किया है? रिवैल्यूएशन किया है, ठीक है। तो हम लोग उसको लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। क्रेडिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन। तो एसेट बढ़ेगा तो एसेट को डेबिट करेंगे, एसेट घटेगा तो एसेट को क्रेडिट करेंगे। टू बिल्डिंग, मान लो एसेट का वैल्यू 1 लाख से 90,000 हो गया, तो टू बिल्डिंग बोल के दिखाएंगे। कितना कम हो गया? 10,000 से कम हो गया, तो डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी में सेम गोल्डन रूल्स अप्लाई होगा। लाइबिलिटी में क्या होगा? लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करो, घटेगा तो डेबिट करो। ये देखो यहाँ पर वही चीज क्या है, रिवैल्यूएशन एसेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट टू लाइबिलिटी। टू एसेट का मतलब क्या हो रहा है? एसेट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑल एसेट्स आर डेबिटेड होता है, डिक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट और एसेट घटने से डेबिट होता है, ठीक है, कम होने से। तो अगर एसेट क्रेडिट होता है तो डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन। अगर लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन। जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर होगा। लाइबिलिटी अकाउंट जो है, अगर लाइबिलिटी हम लोग का कम हो रहा है तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन को। और अगर हम लोगों का जो है एसेट बढ़ेगा, यहाँ पर और एक एग्जांपल इनको देना चाहिए था, अगर एसेट बढ़ेगा तो यहाँ पर एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस आएगा ओवरऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जैसे रिवैल्यूएशन डेबिट भी हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट भी हुआ, तो ओवरऑल जो नेट बेनिफिट या लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी यहाँ पर जिस्ट बता दिया, ठीक है। वही चीज यहाँ पर डिटेल्स में मैंने बोला भी था कि डिटेल्स में बताया जाएगा, तो डिटेल्स में यहाँ बता रखा है। एज ए रिजल्ट ऑफ द अबव एंट्रीज द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल चेंज एंड द एसेट एंड लाइबिलिटीज विल हैव टू बी एडजस्टेड टू देयर प्रॉपर वैल्यूज। तो ऐसे क्या होगा? एसेट लाइबिलिटी का भी प्रॉपर वैल्यू हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है चेंज होगा। ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बनता है रिवैल्यूएशन से, रीअसेस्ट से, ठीक है, प्रॉफिट अगर बन रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और अगर लॉस हुआ है तो उनका अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा। और जो रिवाइज्ड फिगर बनेगा, जैसे बिल्डिंग का नया जो फिगर बनेगा या फिर लाइबिलिटी का जो नया फिगर बनेगा, वही बैलेंस शीट में हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। अगर हम लोग जो वैल्यू रिवाइज्ड कर रहे हैं उसको बुक्स में नहीं दिखाना चाहते हैं, देन हमें क्या करना चाहिए? देन हमें ये एक्चुअली बनाना चाहिए जो अकाउंट, उसको बोला जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, समटाइम्स ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर मे एग्री टू कीप द एसेट एंड लाइबिलिटी एट देयर ओल्ड वैल्यूज इवन व्हेन दे एग्री टू रिवैल्यू देम। मतलब रिवैल्यू करने के बाद तो वैल्यू चेंज होगा, जैसे 1 लाख का बिल्डिंग 90,000 हुआ, या फिर 1 लाख का बिल्डिंग 1,20,000 हुआ। हम लोग चाहते हैं कि बैलेंस शीट में नया वैल्यू दिखे। अगर 1 लाख का बिल्डिंग था 90 हुआ है तो 90 दिखे, अगर 1 लाख का बिल्डिंग था 1,20,000 हुआ है तो 1,20,000 दिखे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिवैल्यूएशन हम लोगों ने किया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पुराना वैल्यू ही दिखे। मान लो 1 लाख का बिल्डिंग 90,000 हुआ है, तो वो उसका इंपैक्ट भी हम लोगों ने डाला, बट हम लोग चाहते हैं कि वैल्यू जो है वो 1 लाख ही दिखे, कोई चेंजेस ना हो। तो इस तरह के सिचुएशन में इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन नहीं बनाया जाता है। देन हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है वो हम लोग बाद में इसका डिस्कशन करेंगे, इतना लंबा नहीं चाहिए। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब उसके साथ हम ये पूरा थ्योरी यहाँ पर बता देंगे। थ्योरी मतलब क्या है, यहाँ पर बताए कैसे करना
करना है, ठीक है। तो ये एक दो लाइन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कैसे होगा, लेकिन हम लोग तभी करेंगे जब हमारे पास वो क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग पहले डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे, जब तक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन नहीं आएगा तब तक हम लोग वो वाला चीज नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 देखो क्या बोल रहे हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन who were share profit who share profits in the ratio of 3:2 as on 1 जनवरी 2020 को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, ठीक है। और इनका बैलेंस शीट भी दे रखा है। लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक। ऑन दिस डेट श्याम वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग, श्याम को उन्होंने एडमिशन लिया है, मतलब पार्टनरशिप डीड में नया पार्टनर कौन है, श्याम है। और उनको क्या क्या कंडीशन दिया है, श्याम को बोला है देखो आपको क्या लाना है, 25,000 कैपिटल के लिए लाना है श्याम, तभी आप हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ सकते हो, और 10,000 लाना है गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। और शाम को बता दिया आपको कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा, 1/5 मिलेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2, ठीक है। तो 5:3:2 में नाम किसका है, पहला नाम राम का जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखो उसी तरह से दिया हुआ, फिर मोहन और ये श्याम हो गया, ठीक है। तो क्या श्याम का 1/5 हो रहा है, चेक करके देखो, 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10, 2 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 150 होता है। एसेट को रिवैल्यू किया जाएगा, ठीक है, एसेट का रिवैल्यूएशन किया गया है। जैसे बिल्डिंग का वैल्यू 25,000 किया गया, देखो बिल्डिंग कितना था 18,000, इसका वैल्यू कितना किया गया 25,000, तो बिल्डिंग का वैल्यू जो है इंक्रीज हो गया है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 15 था, उसको 12 किया गया है, तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम कर दिया गया है। इन्वेंट्रीज जैसा था, इन्वेंट्रीज वैसा ही है, नो चेंजेस। ट्रेड रिसीवेबल जो 10,000 था उसको किया गया है 9,500 बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट मतलब ऐसे डेटर जो पेमेंट नहीं करेंगे, हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है, इसके लिए हम लोग प्रोविजन भी बनाते हैं, हमें पता है। It was found that there was a liability of 1,500 for goods received but not recorded in the books। तो unrecorded liability है कि हम लोगों ने गुड्स खरीदा है लेकिन ये क्रेडिट में खरीदा है, तभी लाइबिलिटी है, लेकिन हम लोगों ने इसका रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो रूल्स हमें क्या बता रहा है कि जब रिवैल्यूएशन होगा तो लाइबिलिटी को रीअसेस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है अनरिकॉर्डेड है या फिर अनपेड है तो उसे भी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, तो हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। हमें बोला है जर्नल एंट्री बनाओ टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, आल्सो गिव द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप आफ्टर श्याम्स एडमिशन। तो हमें बैलेंस शीट बनाना है श्याम के एडमिशन के बाद और जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। इलस्ट्रेशन 1, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में 2020 Jan 1 particulars, डेबिट, क्रेडिट। अच्छा एंट्री क्या होगा, पहले देखो ट्रांजैक्शन, मनीटरी ट्रांजैक्शन होता है तभी एंट्री होता है। फर्स्ट मनीटरी ट्रांजैक्शन तब होगा जब श्याम 25,000 कैपिटल लाएगा और 10,000 शेयर ऑफ गुडविल लाएगा। तो पहले 25,000 का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, टू श्याम्स कैपिटल। जैसे कैश टू कैपिटल होता है बिजनेस में, पैसा इंट्रोडक्शन का एंट्री 25,000, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये कैपिटल का पैसा लेके आ गए। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये कौन सा पेमेंट ला रहे हैं, नेक्स्ट ये पैसा ला रहे हैं 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल बोला है, कुछ नहीं बोला है कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करो। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसमें अगर कुछ नहीं बताएगा तो हमें इसको कैश मानना है, शेयर ऑफ गुडविल बोला है ना। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बीइंग प्रीमियम
फॉर गुडविल ब्रिंग। अब ये गुडविल का पैसा जो होगा ये ओल्ड पार्टनर अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। और क्या एंट्री हो जाएगा, श्याम के कैपिटल अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगा, ऐसे श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम, जो पुराने पार्टनर है, राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके अकाउंट में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो कितना होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो पुराना रेशियो क्या था, 5:, न्यू है 5:3:2 और पुराना था 3:2। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसके लिए हम ये वाला पेज रख देते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ से। तो ओल्ड न्यू, तो राम, मोहन और श्याम, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो था 3:2, यानी 3/5 और 2/5। तब तो श्याम थे नहीं। और जब नया रेशियो बना ये हो गया 1/5। यहाँ पर चेक कर लेते कितना कितना हो रहा है। 5/10, 3/10, 5/10, 5/10, 3/10 और ये वाला लास्ट वाला है 2/10। एक्चुअली ये 2/10 होगा, जो 1/5 मैंने वहां से देख के लिखा। तो 2/10 मतलब 1/5 एक ही बात है। अब हम लोग डिफरेंसेस चेक करेंगे कितना सैक्रिफाइस हो रहा है। तो राम को पहले मिलता था 3/5, अभी मिलेगा 5/10। तो चेक करते कितना होगा, ये दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा, 6 - 5 तो 1/10। ये एलसीएम हो जाएगा 3, सॉरी मैंने पहले लिखा ही नहीं, 2/5 - 3/10। तो यहाँ पर 10, 4, 3 मतलब 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1/10:1/10। सैक्रिफाइस ही हुआ क्योंकि पहला वाला डिजिट ज्यादा था तभी पॉजिटिव आंसर आया, यानी ओल्ड अमाउंट ज्यादा था, ठीक है। तो 1:1 मतलब इक्वली बांट लेंगे अपने अंदर, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो गुडविल का शेयर होगा। तो गुडविल का शेयर है 10,000, जो ये अपने अंदर इक्वली यानी 5,000 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अगर कैश में लाते हैं तो जस्ट ये वाला एक एक्स्ट्रा एंट्री होता है। अदरवाइज अगर कैश में नहीं लाते तो ये एंट्री हम लोगों का नहीं होता, बैंक अकाउंट डेबिट। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, जो एक ही क्वेश्चन पे छह इलास्ट्रेशन बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 था अगर याद आ रहा है तो, 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ इलास्ट्रेशन इसमें बने हुए थे कि क्या लैंग्वेज लिखने से क्या होगा। यहाँ पर लिखा था एज शेयर ऑफ गुडविल, इसके लिए हमें इसका बैंक अकाउंट डेबिट करके दिखाना चाहिए, ठीक है। अब ये कैपिटल अकाउंट से इनका एडजस्ट हो गया। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हमें क्या करने बोला है, ये एसेट को रिवैल्यू करने बोला है, ठीक है। तो एसेट का रिवैल्यू करेंगे तो कुछ एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है और कुछ एसेट्स का वैल्यू घट गया है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग का वैल्यू 18 से 25 हुआ है, तो कितना बढ़ गया है, 25,000 - 18,000। तो चेक करो तो 7,000 जो है बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है। तो बिल्डिंग एसेट होता है, बिल्डिंग का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। हमें कितने अमाउंट से एंट्री करना है, जितना बढ़ गया है, ठीक है। तो कितना बढ़ गया है, 7,000 बढ़ गया है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे, खरीदा तो है नहीं कि खरीदा है तो टू कैश कर दे या टू बैंक कर दे या टू क्रेडिटर कर दे। हम लोग को रीवैल्यूएशन में इसको दिखाना है, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टनर का एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड। अच्छा, अब दूसरा एसेट देखते हैं, प्लांट मशीनरी। ये जो है ये कम हो गया है 15 से 12। इन्वेंट्री एज इट इज है, कुछ करना ही नहीं है, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और डेटर भी कम हो गया है, तो ठीक है, दोनों ही एसेट है कम हो गए हैं। तो डेटर कम हो गया है तो 2 डेटर हो जाएगा, ठीक है, 2 डेटर हो जाएगा। और जो हम लोग के प्लांट है वो भी कम हो गया है, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी होगा, क्योंकि एसेट है ना। तो एसेट कम होने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू प्लांट एंड मशीनरी और 2 डेटर।
टू एक्चुअली डेटर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, क्योंकि बोला हुआ है देखो प्रोविजन के वजह से कम हुआ है बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। तो प्रोविजन, अगर हम लोग डेटर भी लिखेंगे तो भी सही है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ठीक है। और डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन को, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्लांट मशीनरी कितना कम हो गया है, 15,000 हो गया है, जबकि प्लांट मशीनरी का वैल्यू 15,000 था 12,000 हो गया है, तो 3,000 कम हो गया है। और डेटर जो कि 10,000 था वो 9,500 हो रहा है, यानी 500 कम हो गया है, तो ये हो गया 3,500। तो बीइंग प्लांट मशीनरी एंड डेटर रिड्यूस्ड, ये दोनों कम हो गया है, इसी वजह से ये एंट्री हम लोगों ने पास किया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक लाइबिलिटी ढूंढा गया है कि हम लोगों ने कुछ खरीदा था, मतलब क्रेडिटर जनरेट हुआ था, बस उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो क्रेडिटर को रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो टू क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर को रिकॉर्ड नहीं किया तो टू क्रेडिटर करेंगे ना, तो टू क्रेडिटर कितना हो जाएगा 1500 का कुछ खरीदा था उसका रिकॉर्ड नहीं किया। डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन, ठीक है। जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है या घटता है और लाइबिलिटी को रीअसेस्ट करते हैं तो हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट का हेल्प लेंगे, या फिर इसका और एक नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बात एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन। तो ये अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ये अकाउंट का नाम हमें लेना पड़ेगा जब भी एडमिशन होगा पार्टनर का, रिटायरमेंट में भी होगा, लेकिन फिलहाल एडमिशन कर रहे हैं तो उसी पे हम फोकस करें। बीइंग लाइबिलिटी रिकॉर्डेड, बीइंग लाइबिलिटी रिकॉर्डेड, ये लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं था, हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही यहाँ तक हम लोग पहुंच गए और यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है, बट रूल्स क्या है, रूल्स ये है कि जैसे ही रीवैल्यूएशन हो जाएगा हमें रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो चेक करना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस पेज में ही दिख रहा है। तो रीवैल्यूएशन में एक बार प्रॉफिट हुआ है 7,000, क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो ये देखो क्रेडिट में है 7,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ डेबिट में है 3,500, तो 7,000 देखो क्या है, क्रेडिट है, 3,500 क्या है, डेबिट है, फिर 1,500 क्या है, डेबिट है। तो टोटल डेबिट कितना होता है, 3,500 और 1,500, अगर टोटल डेबिट देखो तो ये हो गया 5,000 डेबिट, ठीक है। 5,000 डेबिट और 7,000 क्रेडिट, कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 2,000 होता है। अब डेबिट होगा कि क्रेडिट, जो हाइयर अमाउंट है यानी क्रेडिट होगा, यानी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। देखो रिवैल्यूएशन डेबिट होना मतलब लॉस, क्योंकि रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो यहाँ पर लॉस या गेन ही होगा, क्योंकि लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुआ तो लॉस हुआ, प्लांट मशीनरी का वैल्यू कम हुआ, डेटर का वैल्यू कम हुआ तो लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ 5,000, प्रॉफिट कितना हुआ 7,000। तो प्रॉफिट 7,000 है बट लॉस 5,000 है, तो नेट प्रॉफिट होता है 2,000। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन कितना हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ हम लोगों का 2,000 क्रेडिट, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, अभी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को बांटेंगे तो पार्टनर लोगों का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, राम और मोहन, तो राम का कैपिटल बढ़ेगा, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा रिवैल्यूएशन, जो क्रेडिट हुआ था 2,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा 2,000, और इनमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि है 3:2, ठीक है, 3/5, तो 3/5 इनका और 2/5 इनका, तो कितना हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 1,200, 800, ठीक है। तो इसका हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोगों का जो जर्नल एंट्री वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें बैलेंस शीट बनाना है, तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं, ऐसे शॉर्टकट में लिखना नहीं है, चलो एक क्वेश्चन हम डायरेक्टली पूरा लिख के दिखा देते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 1st of Jan
2020। क्यों? नॉर्मली बैलेंस शीट ईयर एंड पे होता है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने बोला है जिस दिन श्याम का एडमिशन हुआ उसके बाद, यानी 1 जनवरी 2020 का। यहाँ पर लिख देते हैं आफ्टर श्याम्स एडमिशन। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट कैसा बनेगा। लाइबिलिटी एसेट्स, तो यहाँ पर जो भी लाइबिलिटी एसेट रीअसेस्ड हुआ है, एसेट्स रीअसेस्ड हुआ है, उनका वैल्यू हमें लगाना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग का वैल्यू 18,000 था, लेकिन बिल्डिंग का वैल्यू अभी कितना है? 25,000। तो बिल्डिंग का वैल्यू हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो हम जस्ट एक बार लिख के दिखाते, बट ये लिखना जरूरी नहीं होगा एग्जाम में। अगर हम लोग सिर्फ 25,000 लिखेंगे काफी है, कुछ लिखना अलग से जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता रहे। पहले था 18,000, ठीक है, और एंट्री चेक करो, एंट्री में दिख रहा है कि 7,000 और बढ़ाना है। ठीक है, अब वैसे तो क्वेश्चन देख के एंट्री की है, लेकिन एंट्री का मतलब समझा रहे, 7,000 बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25,000, या फिर डायरेक्टली हम लोग 25,000 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद है प्लांट मशीनरी, 15,000 था, लेकिन अभी जो है वो उसमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, अगर उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होगा, जिसके बारे में अभी तक मैंने नहीं बोला है कि कब होगा, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है। तो डिफरेंस क्या है वो पता करने के लिए हमें वैसे क्वेश्चन चाहिए। तो अभी ऐसा कुछ मत सोचो कि किस तरह से वो पॉइंट होगा, अभी हम लोग सिर्फ यही जानेंगे कि जब रिवैल्यूएशन होगा तो रिवैल्यूड अमाउंट रिकॉर्ड होता है। प्लांट एंड मशीनरी 15,000 था, 12,000 में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 15,000 था, ठीक है, लेकिन 3,000 कम हो गया है। एंट्री देखो, 3,000 से क्रेडिट हुआ है, तो 3,000 कम हो जाएगा, यानी 12,000 में रिकॉर्ड होगा। या तो डायरेक्ट 12,000 अमाउंट लेके लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट ही लिखना है, अभी जस्ट समझा रहे हैं। इन्वेंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं था, तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। इन्वेंट्रीज 12,000 था, 12,000 ही रहेगा। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल 10,000, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर, ट्रेड रिसीवेबल था 10,000। ठीक है, इसमें हम लोगों का पीबीडीटी क्रिएट हुआ है 500, एंट्री में देखो 500, तो बनता कितना है? 9,500, और बैंक 5,000, तो बैंक जो है ये पीछे लिखना पड़ेगा। बैंक, बैंक पहले से था 5,000, क्या कुछ आया है अमाउंट तो उसमें ऐड लेस कर सकते हैं। जैसे यहां से चेक करेंगे, 25,000 बैंक डेबिट हुआ है तो ये पैसा आया है, फिर 10,000, तो 25 प्लस 10 ये दोनों ऐड होगा, और यहाँ पर देखते हैं कोई बैंक का एंट्री नहीं, 25,000 और 10,000 ये ऐड होगा। तो ये हो जाएगा 25 और 5 30 और 10 40,000। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का एसेट साइड कंप्लीट हो जाता है। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या लिखना है? लाइबिलिटी साइड में देखो, यहाँ से चेक करेंगे सबसे पहले ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में चेंजेस है, था कितना? 15,000। ठीक है, एक अनरिकॉर्डेड ट्रेड पेबल था जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी अभी रिकॉर्ड किया, ये देखो क्रेडिटर, ट्रेड पेबल मतलब ही क्रेडिटर, तो 1,500, तो 1,500 का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, तो ये हो गया 16,500। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या है? राम मोहन, राम मोहन और श्याम। ठीक है, तो राम का कैपिटल पहले से कितना था? 20,000, मोहन का 25, तो राम का था 20,000, मोहन का था 25,000। ठीक है, अब इसमें एडलेस जो भी होगा चेक करते हैं। देखो, बैंक टू श्याम कैपिटल, पहले श्याम के कैपिटल में 25,000 क्रेडिट हुआ, मतलब श्याम का कैपिटल 25,000 बन रहा है। आगे देखते हैं क्या होगा। बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, श्याम कैपिटल से 10,000 लेस हो जाएगा, राम और मोहन में 5,000 ऐड हो जाएगा। श्याम से 10,000 लेस, राम और मोहन में 5,000 ऐड हो जाएगा, 5,000 5,000, और इनसे 10,000 लेस हो गया। और देखते हैं और क्या होगा। यहाँ पर रिवैल्यूएशन जब हुआ तो राम और श्याम, मोहन के कैपिटल में 1,200 और 800 ऐड हो जाएगा, 1,200 और 800, तो 1,200 और 800। अब टोटल करते देखते कितना होता है। इनका 15,000 बच रहा है, इनका कितना बचा? 25 और 5 30,000 800, और ये हो गया
25,000, 26,200। टोटल करते हैं 16,500 प्लस 26,200 प्लस 30,800 प्लस 15,000, 88,500। अच्छा, मैंने इधर तो टोटल पूरा किया नहीं है, देखते हैं कितना होता है। 88,500 और इधर है 40,000, 25, 12, 25,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 9,500 प्लस 40,000, 98,500। टैली तो नहीं हुआ, क्या गलत हो गया? 98,500। इधर एक बार फिर से ऐड करके देखे, 16,500 प्लस 26,200 प्लस 30,800 प्लस 15,000। अच्छा, शाम का 25,000 और यहाँ पर मैंने 10,000 माइनस किया है। शाम के कैपिटल में 25,000 ऐड हो जाएगा। ओह अच्छा, सॉरी, मैंने एक एक गलती कर दिया है यहाँ पर। ये वाला, ये एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, इसको हमें लिखना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स। ये गलती लिख दिया मैंने, टू श्याम्स कैपिटल होगा, ठीक है। श्याम के कैपिटल में ये पैसा जाएगा, फिर उनके कैपिटल से वो हटा लिया जाएगा, मतलब प्लस 10,000 और माइनस 10,000 होगा, ठीक है। ये ठीक करना पड़ेगा। मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया, वैसे लिख के भी होता है, उसका भी इम्पैक्ट हम बता देते कैसे होगा। तो पहले प्लस 10,000 हुआ, फिर माइनस 10,000 हो जाएगा, यानी 25,000, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये टोटल जो है 98,000 हो जाएगा। देखो, अगर हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, ये भी एक तरीका है, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि मैट में ऐसा नहीं है, मैट में मैंने करवाया तो यही था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कैसे होगा, यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू राम्स कैपिटल। मतलब अगर हम लोग इसको टू श्याम्स कैपिटल के जगह यहाँ पर लिखते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन यहाँ पर श्याम कैपिटल डेबिट के जगह हमें लिखना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वहां पर 25,000 ऑलरेडी उस तरह से भी एडजस्ट होगा। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी वही लिखना पड़ेगा, और यहाँ अगर श्याम कैपिटल लिखेंगे तो यहाँ श्याम कैपिटल होगा, ठीक है। मतलब पैसे गुडविल वाला श्याम के कैपिटल में पहले आ रहा है, फिर वहां से डिडक्ट हो जा रहा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, फिर वही गुडविल प्रीमियम वाला जो है, प्रीमियम गुडविल का जो प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। कोई भी एक वे लेना चाहिए। मैंने गलती क्या किया था, यहाँ प्रीमियम लिखा बट यहाँ पर शाम लिख दिया था, इस वजह से एडजस्टिंग हो रहा था। कोई भी एक चीज हमें लिखना चाहिए, तो हम लोग ये कैपिटल वाला ही यूज करेंगे, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। एडमिशन का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन 2, यहाँ पर क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन गिवन बिलो। ट्रेड पेएबल कैपिटल दिया है, ए का 2 लाख, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2 लाख, प्लांट 40,000, फर्नीचर 20,000, ठीक है। बी का 1 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सी को इन्होंने एडमिशन लिया है 1 अप्रैल 2020। सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर। तो कैपिटल के लिए 50,000, गुडविल के लिए 10,000, 1/5 प्रॉफिट मिलेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड फॉर ट्रेड रिसीवेबल 2%। बोल रहा है कि जो डेटर है इस पे 2% का डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करो, मतलब डेटर का वैल्यू कम करो 2% से, मतलब एसेट रीवैल्यूड हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। इन्वेंट्री को 10% से कम करो, रिटेन डाउन, मतलब 10% से जो इन्वेंट्री उसका वैल्यू कम करो, यानी एसेट कम हो रहा है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को 2,40,000 में रिवैल्यूड करो। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पहले कितना था, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पहले था 2 लाख, तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, 2,40,000 हो रहा है। प्लांट 35,000 करने बोला है, जबकि प्लांट पहले से कितना था 40, मतलब इसका वैल्यू कम करने बोला है। फर्नीचर 25,000 दिखाने बोला है, जबकि 20 था, तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है। तो कोई कोई एसेट का वैल्यू बढ़ा है, कोई कोई एसेट का वैल्यू घटा है।
पार्टनर्स एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी रिमेन द सेम। अब देखो वो पॉइंट आ गया, पार्टनर लोग क्या चाहते हैं कि एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यूज एज ए रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। इतने सारे एडजस्टमेंट तो बता दिए कि एसेट का वैल्यू में ट्रेड रिसीवेबल कम करो, इन्वेंट्री कम करो, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू बढ़ाओ, प्लांट का वैल्यू कम करो, फर्नीचर का वैल्यू बढ़ाओ, ऑफिस इक्विपमेंट का इंपैक्ट क्या है ये भी बढ़ाओ। लेकिन जब बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें पुराने वैल्यूज ही दिखाओ, जो पुराने वैल्यूज है, लेकिन इंपैक्ट भी दिखाओ। मतलब ये दो बात हो रहा है, एक तो बोल रहा है जो चेंजेस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करो, लेकिन बैलेंस शीट में वो मत दिखाओ, बैलेंस शीट में वो मत दिखाओ। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टेड हो जा रहा है। अगर हम चेंज करेंगे तो मुझे तो चेंज ही दिखेगा, फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए ताकि चेंज भी हुआ और जो ओरिजिनल है इंपैक्ट वो भी रहेगा, लॉजिकली क्या करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है इसी को बोला जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अगर ऐसा पॉइंट है तो कैसे क्वेश्चन में पता चलेगा कि हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना है कि नहीं करना है, जब क्वेश्चन में ये लाइन दिखेगा, ये remain same, asset and liabilities remain same, as such there should not be any change in the book values as a result of the above mentioned adjustment। ऊपर के एडजस्टमेंट से बुक वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस तरह से अकाउंट्स बनाने हैं। यहाँ पर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो हमें क्या करने बोला है, हमें बैलेंस शीट बनाने बोला है नए फर्म का और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। और जो रिवैल्यूएशन है वो बनाने तो नहीं बोला है, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। लेकिन रिवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे, अभी हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, बिकॉज रिवैल्यूएशन करना है लेकिन उसका इंपैक्ट भी नहीं दिखाना है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है देन हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं, अकाउंट बनाएंगे। यहाँ जर्नल एंट्री करने नहीं बोला है ना, तो लेजर करेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऐसा क्या करे ताकि इम्पैक्ट दिखे भी, इम्पैक्ट हो भी और उसका इफेक्ट भी ना दिखे। तो देखो कैसे होगा, पहले हम लोगों को जो इम्पैक्ट डालने के लिए बोला है वो इम्पैक्ट हम लोग दिखा देंगे। जैसे कि हमें बोला है कि डेटर को 2% से कम करो, तो डेटर कम होगा तो डेटर मतलब एसेट, एसेट डेबिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो हमें डेबिट तब होगा जब एसेट बढ़ेगा, तो एसेट कम हो रहा है तो एसेट हम लोगों का क्रेडिट होगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब एसेट क्या है, डेटर है, तो टू साइड में पोस्ट करेंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। कितना बोला है, 2% रिकॉर्ड करने के लिए बोला है। ट्रेड रिसीवेबल था 25,000, 25,000 पे 2%, 500, ठीक है, ये 500 रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है इन्वेंट्री को 10% से कम कर दो, तो इन्वेंट्री एसेट है, एसेट कम होगा तो एसेट क्रेडिट होगा, डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन तो नहीं होगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेंट्रीज। जब भी एसेट कम होगा तो एसेट क्रेडिट कर देना है, तो इन्वेंट्रीज कितना 10% कम करना है, 30,000 का 10%, 30,000 का 10% 3,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2,40,000 करना है, जबकि था 2,00,000, 40,000 से बढ़ाना है, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट होगा, एसेट बढ़ रहा है, टू रिवैल्यूएशन होगा, तो रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन तो नहीं पुट होगा, तो क्या बैठेगा, बाई क्या हो जाएगा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है, ये 40,000 हो गया। कैसे, 2,00,000 था, 2,40,000 करने के लिए बोला है। प्लांट को 35,000, प्लांट था 40,000, तो प्लांट कम हो जा रहा है, कितने से, 5,000 से, तो प्लांट क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू प्लांट, कितना 5,000, 5,000 का डिफरेंस जनरेट हो रहा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 40,000 माइनस 35,000, और ये था 2,40,000 माइनस 2,00,000, 40 और 35 प्लांट हो गया। फर्नीचर 25,000, फर्नीचर 20,000 था, 5,000 बढ़ाने के लिए बोला है, तो बाई फर्नीचर हो जाएगा।
फर्नीचर बढ़ गया। ऑफिस इक्विपमेंट 27,500 जबकि ऑफिस इक्विपमेंट था 25,000, ये भी बढ़ रहा है। तो बाई ऑफिस इक्विपमेंट कितना हो जाएगा 2,500। देखो डिफरेंसेस ही तो लिखना है, 25,000 और यहाँ पर है 27,500, दोनों का डिफरेंस देखो 2,500 और कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, जो रूल्स है हम लोग रिवैल्यूएशन में चेक करेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो मुझे इधर ज्यादा दिख रहा है तो इधर टोटल एक बार कर लेते हैं, ये हो गया 47,500। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं 47,500 और यहाँ पर माइनस करने से 47,500 माइनस 8,500, तो ये हो गया 39,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया 39,000। ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट आया। ठीक है, क्योंकि देखो एसेट 47,500 से बढ़ा और इतने से कम हुआ तो ओवरऑल प्रॉफिट ही हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये प्रॉफिट किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर ए बी है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। तो 39,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 23,400 ये वैल्यू होता है। और यहाँ पर बाकी हो जाएगा 19,500। एक बार चेक कर लेते हैं, 39,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, सॉरी 15,600, 15,600 ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तो नॉर्मल जैसे हम लोग करते वैसे हुआ, लेकिन अगर हमें इसका इम्पैक्ट नहीं दिखाना है तो जो भी हम लोगों ने डेबिट किया है उसको कैंसिल कर देंगे, जो भी क्रेडिट किया है उसको कैंसिल कर देंगे। तो डेबिट को कैंसिल करने का तरीका है क्रेडिट करो, क्रेडिट को कैंसिल करने का तरीका है डेबिट करो। अब हम आते हैं थ्योरी में जहां पर हम पढ़ के बताते देखो क्या करना क्या है। यहाँ पर देखो ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया कि कभी कभी पार्टनर लोग चाहते हैं कि वैल्यू ना दिखे, इम्पैक्ट ना दिखे, बट इम्पैक्ट हम लोग शो करेंगे, बट उसका जो वैल्यूएशन नया वाला हुआ है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। in the first part the entries of the revaluation of asset and liability are made in the usual way as explained earlier। तो जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही करना है। उसके बाद क्या करना है, नो रिकॉर्ड फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी इज मेड थ्रू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इन द फर्स्ट ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओनली इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोगों ने पहले वही किया, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सेकंड क्या बोला है, सेकंड हमें क्या करना है, एंट्रीज का इंपैक्ट को कैंसिल करना है। उसके लिए हम लोग डेबिट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को डेबिट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, कुछ हमें और क्वेश्चन में देखना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ये क्रेडिट को डेबिट करेंगे। यहां पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। इससे क्या हुआ, जो चीज हम लोगों ने डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, वो डेबिट कर दिया। इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, मतलब 5 प्लस किया और फिर 5 माइनस किया तो इंपैक्ट न्यूट्रल हो गया ना उसी तरह से। तो ये 500 हम लोगों ने पहले क्रेडिट किया था, अभी डेबिट कर दिया। और यहाँ पर जो भी क्रेडिट किया उसको डेबिट करेंगे। बाई इन्वेंट्रीज, बाई इन्वेंट्रीज 3,000, बाई प्लांट 5,000। ठीक है, और जो भी यहाँ पर डेबिट है उसको क्रेडिट करेंगे। टू फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 40,000, टू फर्नीचर 500, सॉरी 5,000 है शायद, चेक करते हैं, हाँ, टू ऑफिस इक्विपमेंट 2,500, टू ऑफिस इक्विपमेंट 2,500। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये प्रॉफिट जैसे है तो ये प्रॉफिट आया था, तो अगर उल्टा लिखा है तो लॉस आएगा। ठीक है, सीधा सा बात है, अगर पहले बार प्रॉफिट आया है तो जस्ट उसका उल्टा इंपैक्ट देंगे तो लॉस आएगा ना। चेक करके देख सकते हो, इस बार इधर टोटल ज्यादा होगा, 47,500 इधर आएगा तो इधर लॉस जनरेट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 47,500, इधर भी टोटल पे कितना आ जाएगा 47,500। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई लॉस, इधर आएगा तो लॉस होगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसका अमाउंट कितना है
सेम अमाउंट ही होगा जो पहले था 39,000। बट अभी यहाँ पर जो चेंजेस हमें दिखेगा वो हम बताते हैं। यहाँ पर अभी जो लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर में, मतलब ओल्ड प्लस न्यू, यानी सेकेंड बार जब हम लोग इंपैक्ट लेस करने के लिए डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करेंगे तो सारे पार्टनर में प्रॉफिट हो या लॉस उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था तो ऑपोजिटली लॉस हुआ, अगर लॉस होता यहाँ पर तो ऑपोजिटली प्रॉफिट होता। तो पहले बार नॉर्मल रूल्स ओल्ड पार्टनर में, लेकिन नेक्स्ट बार जो होगा सभी में होगा, यही चीज लिखा हुआ होगा। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डबल एंट्री, एंट्रीज मेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आर रिवर्स्ड इन द सेकंड पार्ट सो दैट वैल्यूज ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी रिमेन अनचेंज्ड। रिवर्स करना है तो सारा रिवर्स ही किया, देखो डेबिट का क्रेडिट किया है ना, सारा एंट्रीज रिवर्स करना है तो वो कर दिया हम लोगों ने। द बैलेंस ऑफ द सेकंड पार्ट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो। तो नेक्स्ट बार जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें ओल्ड और न्यू सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। दस इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन द फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट आता है जो कि इस क्वेश्चन में आया है, देयर विल बी लॉस ऑफ द सेम अमाउंट इन द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में लॉस आएगा। द ओनली पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज शेयर बाय ओल्ड पार्टनर। पहले बार जब रिवैल्यूएशन को बनाएंगे तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जब नया वाला सेकंड बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये चीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर करके समझा दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये वाला। अच्छा बना हुआ नहीं है यहाँ पर, इसका है 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 1/5 है। तो यहाँ पर चेक करते हैं वर्किंग नोट बना के, वर्किंग नोट बना लेते हैं। पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। ओल्ड रेशियो था 3/5 और 2/5, आई थिंक यही वाला था, चेक कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो था 3/5 और 2/5। नया रेशियो के हिसाब से इनकमिंग पार्टनर को मिलेगा 1/5, ठीक है, और न्यू के हिसाब से इनकमिंग को मिलेगा 1/5। अगर इनकमिंग को 1/5 मिलता है तो बाकी बचा कितना, रिमेन कितना रहा टोटल प्रॉफिट का? 1 - 1/5, तो रिमेन बचा हम लोगों का 4/5 जो ओल्ड पार्टनर में चले जाना चाहिए। ठीक है, ओल्ड पार्टनर में चला जाएगा क्योंकि वही दोनों बचते हैं। ओल्ड पार्टनर में कैसे जाएगा? अगर कुछ नहीं बताया हुआ है तो वो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका कितना ओल्ड पार्टनर को मिलेगा? पहले जैसे शेयर करते थे यानी 3/5, और ये पहले जैसे शेयर करते थे यानी 2/5। अगर कुछ नहीं बताएगा तो यही इम्पैक्ट हमें देना चाहिए। तो ये देख लो कितना होगा 4/5 का 2/5। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12/25, 8/25, और ये है 1/5। इसको बेस बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 में 5 मल्टीप्लाई कर देते, ये 25 हो गया तो ऊपर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो बन गया 12:8:5। अब इस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस लॉस को 12:8:5। ठीक है, तो 12, 8 और 5 डिवाइडेड बाई 25, 25, 25, तो कितना हो जाएगा? 39,000 डिवाइडेड बाई 25 कर लेते हैं, 1560 आता है। 1560 इंटू 12, 18,720, 12,480, 7,800। ठीक है, ये टोटल हो गया लॉस। अब हम लोगों को क्या बोला था कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए? हम लोग यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट। ए बी और सी, ए बी और सी। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? पहले ओल्ड कैपिटल को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे, जैसे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं ना उसी तरह से। तो ओल्ड कैपिटल कितना है? बी का 1 लाख, ए का 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख और बी का हो गया
1 लाख, ठीक है। सी का कोई ओल्ड कैपिटल नहीं था। क्या सी ने कोई कैपिटल लाया है? लाया है यहाँ पर 50,000। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो ये सी का कैपिटल अकाउंट है, लेजर है, ये तीनों तो एक एक लेजर है कंबाइंडली। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बाई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो ये सीज के कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना होगा 50,000। और ये 10,000 गुडविल का है, तो उसका भी एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने श्याम वाले क्वेश्चन में ऐसा देखा भी था, ठीक है। या फिर समझने में दिक्कत है तो देन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले 50,000 फिर 10,000। यहाँ पर मैंने 50,000 लिख दिया और यहाँ पर फिर से बैंक बोल के लिख सकते हो, ये है प्रीमियम फॉर गुडविल का, ठीक है, गुडविल का पैसा। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ये 10,000 लाया गया है। तो सी का टोटल 50,000 और 10,000 60,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन हुआ उसका भी इंपैक्ट दिखाएंगे। तो रिवैल्यूएशन कैसे एंट्री हुआ? देखो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, इनके कैपिटल में गया। तो ये कैपिटल अकाउंट है, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। दोनों के अकाउंट में पैसा जाएगा 23,400, ठीक है, 23,400 और 15,600, 15,600 इनको नहीं मिला। जब लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो इनके अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तीनों के अकाउंट से पैसा कट जाएगा। लॉस हुआ मतलब 18,720 12,480, 18,720 12,480 और लास्ट है 7,800, ठीक है, 7,800। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाए हैं, ये ओल्ड पार्टनर अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो रहा है? देखो, मैंने ये भी पहले भी बोला था, अगर हमें ये नहीं बताया जाए कि न्यू पार्टनर कैसे अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और नए पार्टनर आने के बाद ओल्ड पार्टनर कैसे अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और अगर हम लोग ओल्ड रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही होता है। अगर हम लोग नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो वही होगा, चेक करके देख सकते हो। कैसे चेक करेंगे? ये दोनों का डिफरेंस देख लो, 3/5 माइनस 12/25। जस्ट हम यहाँ पर रफली करके दिखा देते हैं। यहाँ पर 25, 15 और 12, ये हो गया 3/25 और इनका 2/5 और ये हो गया 8/25 करेंटली जो प्रॉफिट शेयर है। तो ये हो गया 10 माइनस 8 यानी 2/25। तो देखो 3:2, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है। अब ये 3:2 में क्या होगा? गुडविल का जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गुडविल का शेयर कितना लाया इन्होंने? 10,000 लाया, ठीक है। तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3/5 और 2/5 में इन दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर में। तो इनका कितना हो जाएगा? 6,000 और यहाँ 4,000। तो एंट्री क्या होता है? अब ये एंट्री दिमाग में खुद से याद करना है ताकि हम लोग पोस्ट कर सके। एंट्री ये होगा कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 6,000 4,000 चले जाएंगे। ओल्ड कौन है? ए और बी। ए बी का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगा? टू ए टू बी, मतलब टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और सीज के अकाउंट से चला जाएगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए 6,000 टू बी 4,000, ठीक है। तो हम लोग का एंट्री क्या होगा? हमारे पास सी का भी लेजर है, ए का भी है, बी का भी है। तो टू साइड में 2A 2B होगा और बाई साइड में बाई सी होगा। ये देखो, टू साइड में क्या होगा? 2A और 2B, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। और बाई साइड में क्या हो जाएगा? बाई सीज कैपिटल। तो हमें इतना तो पता है, देखो लेजर जब बनाते हैं ए का अमाउंट ए में तो नहीं पुट होगा, ठीक है। तो ये कंबाइन एंट्री है। इस एंट्री का मतलब क्या है? सी टू ए और सी टू बी, है ना। तो सी टू ए, तो 2A लिखा है तो सी के कॉलम में जाना चाहिए, कितना जाएगा? 6,000। ये तो कंबाइन एंट्री है तो 6,000 चला जाएगा यहाँ पर, और बी के इसमें चला जाएगा 4,000, ठीक है। और यहाँ पर बाई सी बोल के किसके अकाउंट में जाएगा? बाई सी बोल के, ये देखो सी टू ए, तो बाई सी बोल के ए के कॉलम में 6,000 और बी के कॉलम में 4,000। ए के कॉलम में 6,000 और बी के कॉलम में 4,000, ठीक है। हो गया बस, और तो कुछ था नहीं। अब इसको हम लोग टोटल कर देते हैं।
तो एक ए ने बिजनेस जब स्टार्ट किया था उसके पास उसने 2 लाख दिया था, ठीक है। फिर उसको प्रॉफिट मिला रिवैल्यूएशन करने के वजह से 23,400 और गुडविल का हिस्सा मिला 6,000। तो ए का टोटल कैपिटल हुआ 2,29,400। क्योंकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हुआ इस वजह से लॉस 18,720। तो बैलेंस बचता है टू बैलेंस सी डी। ए के कैपिटल में बैलेंस बचता है 2 लाख, ये मेरा माइनस गलत हो गया क्या, देख लेते हैं एक सेकंड। 2,29,400, 2,29,400 माइनस 18,720, 2,10,000, हाँ 680 सही हुआ है अब, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो इनका था 1 लाख और ये हो गया 1,19,600 आ रहा है, ठीक है। 1,19,600 इनका टोटल कैपिटल बन रहा था, लेकिन 12,480 का लॉस डिडक्ट हो जाएगा। 1,07,120 यहाँ पर 50 और 10। देखो सी ने 60,000 टोटल कैपिटल दिया था और ये 60,000 से 10,000 बाकी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लॉस इनको ये वाला लेना पड़ेगा ड्यू टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो बचा कितना बच रहा है हम लोगों का यहाँ पर 42,200, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लास्ट जो है बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो यहाँ पर ये क्या होता है ना, ये रफ जो वर्क है ये हमें मेरा पेज थोड़ा सा रखने में शॉर्ट हो गया, यहाँ एक पेज रख देने से बेटर होता, उसके बाद वर्किंग नोट होने से, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया बैलेंस शीट को, ठीक है। अब बैलेंस शीट क्या होगा देखो, पहले यहाँ पर चेक करते हैं क्या क्या है, इसी को देख के बनाना है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। अब ये यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि इम्पैक्ट नहीं होगा। अब देखो इम्पैक्ट कैसे नहीं हो रहा है ये भी हमें मतलब डिटेल्स में समझा देते हैं। एक डेटा 2 लाख था, ठीक है। फिर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे, यहाँ जर्नल एंट्री तो था नहीं, अकाउंट देखोगे तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 40,000 से बढ़ गया, फिर 40,000 से घट गया। तो 40,000 से बढ़ गया तो यहाँ पर ऐड 40,000 और फिर उसके बाद ही 40,000 से घट गया तो 40,000 लेस, यानी जो था वही दिख रहा है और हमें वही दिखाना भी है। तो यही तो हमें पॉइंट बताया गया था कि एज इट इज दिखना चाहिए। तो प्लांट प्लांट भी उतना ही लिख देंगे और इसका हम अलग से ऐसे कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहे, प्लांट जैसा था प्लांट वैसा ही दिखेगा क्योंकि इसमें एडलेस इक्वल हो रहा है। फर्नीचर भी 20,000 ही दिखेगा। अच्छा इसके अलावा ट्रेड पेबल 50,000 इधर लिख लेते हैं। ट्रेड पेबल 50,000, कैपिटल ए का 2 लाख। कैपिटल जो है ये चेंज हो जाएगा, कैपिटल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल हम लोगों का एसेट नहीं होता है और ये ओन लाइबिलिटी होता है। ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 ही दिखेगा। ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 ही दिखेगा। इन्वेंट्रीज 30, ट्रेड रिसीवेबल 25। इन्वेंट्रीज 30, ट्रेड रिसीवेबल 25। बैंक 10,000। बैंक इसमें चेंज होगा तो वो हमें इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा क्योंकि बैंक का रिकॉर्डिंग तो रिवैल्यूएशन में हुआ नहीं है, बाकी सबका हुआ है तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब बैंक का रिकॉर्डिंग देखते हैं, बैंक कहाँ डेबिट हुआ है, क्या यहाँ कहीं पर भी बैंक डेबिट हुआ है, नहीं। यहाँ देखो बैंक डेबिट क्रेडिट हाँ हुआ है 2 बार, 50 और 10 ये दोनों से डेबिट हुआ है, यानी 60,000 ऐड हो जाएगा जो है अमाउंट उसमें, और 60,000 ऐड हो जाएगा, 50,000 और 10,000, मतलब टोटल हो जाएगा 70,000, ठीक है। और ए बी सी का कैपिटल कितना बनता है ये यहाँ देख के लिख सकते हैं, 2,10,680, 1,07,120, 2,10,680, 1,07,120। और सी का है 42,200, ये कैलकुलेटर पे दिख रहा था तो मैंने यहाँ से लिख लिया। अब दोनों साइड टोटल करने पे टैली हो जाना चाहिए। अब इधर का टोटल क्या आएगा, देखो बैंक 10,000 लेके 3,50,000 था तो हम लोगों ने यहाँ पर सारा चीज सेम रखा, 60,000 और ऐड कर दिया तो 3,50,000 प्लस 60,000 हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, फिर से टोटल करने का जरूरत ही क्या है।
4,10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी 4,10,000 होना चाहिए, जस्ट यही चेक करना है, अगर ये हो जाता है देन हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो गया 50,000, 2,10,680 और 1,07,120 प्लस 42,200, 4,10,000, ठीक है। 4,10,000 हो गया टैली। तो ये इस तरह से बनेगा। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया लाइबिलिटी और ये हो गया एसेट्स, और यहाँ पर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020। डिटेल्स में लिखना है ऐसे, लेकिन स्लैश वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया, दो क्वेश्चन हम लोगों ने दो अलग अलग टॉपिक पे किया। बाकी जो है ये मिक्स्ड अप होगा आगे जाके, ठीक है। मिक्स्ड अप होगा और कुछ हम लोग रेशियोज सीखेंगे, किस तरह से रेशियोज का कैलकुलेशन होगा। बड़ा है चैप्टर, टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो जितना करवाया है उतना ही करो, आज इतना ही करते हैं, ठीक है।